Good morning everyone. Today's topic for video lecture is नेशनल हेल्थ प्रोग्राम रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ये जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं तो उनको लॉन्च किया गया था टू कम्बेट हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक कम्युनिकेबल डिजीजेस। मतलब कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, तो जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ वाली प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए या इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के लिए या पॉपुलेशन एक्सप्लोशन और पुअर न्यूट्रिशन को सही करने के लिए इन प्रोग्राम्स को शुरू किया गया है। जो हेल्थ प्रोग्राम्स चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड हैं तो उसमें ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो मेन रूप से हैं, जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001 है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, डायरियल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है और न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं। तो अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़। इंडिया में हेल्थ प्रॉब्लम्स और की स्थितियों को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये समझा कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी एक होनी चाहिए कि जिसके कुछ गोल थे, जिसका गोल ये था कि इरेडिकेशन ऑफ पोलियो और रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये इनके मेन गोल्स थे। इन गोल्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए कि प्राइमरी लेवल पे हेल्थ केयर की सर्विसेज को इम्फेसाइज करना है, मतलब इम्फेसाइज करना है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी इन्हेंस करना है, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इन्वॉल्व करना है। हेल्थ केयर सिस्टम को अपग्रेड करना था और रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स को प्रमोट करना था। अब बात करते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हर कंट्री में कम्युनिटी एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ की नीड के अकॉर्डिंग इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल प्रदान करना होता है या प्लान करना होता है। WHO ने 1974 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के नाम से प्रोग्राम को शुरू किया था, जिसका एम ये था कि सभी बच्चों को उस समय में जो 6 किलर डिजीज़ेस थी, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस हो गया और मिजिल्स हो गया, तो इन डिजीज़ कंडीशंस से बच्चे को बचाना था। तो इसके लिए 1974 में WHO ने एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन नाम से हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया। इंडिया ने इसे ही 1978 में लॉन्च किया। 1985 में इस प्रोग्राम का ही नाम चेंज करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया गया। जब 1978 में इंडिया में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था तो उस समय उसमें पोलियो और मिजल्स की वैक्सीन को ऐड नहीं किया गया था। उसमें सिर्फ 4 डिजीज़ कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन्स दी जानी थी, मतलब कि 1978 में। 1979 में पोलियो की वैक्सीन को ऐड किया गया और 1985 में मिजल्स की वैक्सीन को ऐड किया गया। इस तरह से 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उस समय 6 किलर डिजीज़ से प्रिवेंट के लिए 6 वैक्सीन्स दी जाती थी। करंट में 12 से भी ज़्यादा डिजीज़ से प्रिवेंट के लिए वैक्सीनेशन शेड्यूल बना हुआ है, जिसमें कि डायरिया भी एडेड है। इसके अलावा न्यूमोकॉकल इन्फेक्शन भी एडेड है। मिजिल्स की जगह पे MMR हो गया, मिजिल्स मम्स रूबेला की वैक्सीन्स भी प्रोवाइड करनी है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के भी एम वही थे कि मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को कम करना था। इसके अलावा डिसेबिलिटीज़ को भी कम करना था। इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट ने ये बनाए थे कि जो भी टारगेटेड डिजीज़ेस थी उनके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना था। और इसके अलावा जो भी प्रेग्नेंट वुमेंस थी उनको टेटनस टॉक्साइड की डोज प्रोवाइड करनी थी। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को प्रमोट करना था और वैक्सीन प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल को भी प्रमोट करना था। अब हम बात करते हैं चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ में जॉइंटली रूप से फंडेड किया 1992 से 1993 के बीच, जिसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि इसके भी ऑब्जेक्टिव्स सेम वही थे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना था और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना था। इसके लिए उन्होंने, मतलब कि गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाई, जिसमें चाइल्ड हेल्थ सर्वाइवल इंटरवेंशंस के लिए जो स्ट्रेटजीज़ थी तो वो इंक्लूडेड थी कि एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर
कैसे करना है, मतलब कि एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में इंक्लूडिंग था कि इस्टेब्लिश अ क्लियर एयरवे आफ्टर द बर्थ, एयरवे को कैसे मेंटेन करना है, अबगार स्कोरिंग कैसे करनी है, प्रॉपर कार्ड केयर कैसे करनी है, नवजात को हाइपोथर्मिया से कैसे बचाना है। इसके अलावा इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग भी, इम्यूनाइजेशन भी चाइल्ड सर्वाइवल इंटरवेंशन के ही स्ट्रेटजी थी। इसके अलावा डायरिया का मैनेजमेंट कैसे करना है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो बच्चों में कॉमन होता है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, न्यूमोकॉकल वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में भी, और विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस के बारे में भी बताना था। अब बात करते हैं सेफ मदरहुड इंटरवेंशन के लिए। सेफ मदरहुड इंटरवेंशंस में जो स्ट्रेटजीज थी तो वो थी कि इम्यूनाइजेशन इफ़ प्रेग्नेंट वुमेन, कि सबसे पहला कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको टेटनस टॉक्साइड की 2 डोज प्रोवाइड करनी है। प्रेग्नेंट मदर को एनीमिया से बचाना है, इसके लिए आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट प्रोवाइड करनी है। एंटीनेटल चेकअप जरूरी है। इसके अलावा इसका एम ये भी था कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया, प्री इक्लेम्सिया हो गया, या जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस हो गया, एंटीपार्टम हेमरेज हो गया। तो इस तरह के मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस को पहले ही डिटेक्ट करना था, इस वजह से इसका ट्रीटमेंट भी पहले ही किया जा सकता था। इसके अलावा सेफ मदरहुड इंटरवेंशंस में ही ये भी था कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना था। डिलीवरी जो है वो ट्रेंड पर्सनल ही कराए, इस चीज़ पे फोकस करना था। ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी की कंडीशंस होने पर उसको मैनेज कैसे करना है, इस सब की व्यवस्था रेफरल यूनिट्स पे होनी चाहिए, जैसे कि पोस्टमार्टम हेमरेज है, शोल्डर डिक्टोसिया है, कॉर्ड प्रोलेप्स है, इक्लेम्सिया है, एंटीपार्टम हेमरेज है, या रिटेंडेड प्लेसेंटा है। इसके अलावा बर्थ स्पेसिंग के बारे में भी बताना है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 2 फेज़ में लॉन्च किया गया था। फर्स्ट फेज़ मतलब कि RCH फेज़ 1 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया गया था, जिसके 4 कंपोनेंट्स थे: फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, और हेल्थ केयर एंड फैमिली लाइफ एजुकेशन। RCH प्रोग्राम के कुछ इंटरवेंशंस ये थे कि इसमें भी मैटरनल हेल्थ इंटरवेंशन और चाइल्ड हेल्थ इंटरवेंशंस थे। मैटरनल हेल्थ इंटरवेंशंस में एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर था, जिसमें ऑब्स्टेट्रिक केयर में एसेंशियल जो भी ऑब्स्टेट्रिक केयर है, जिसमें ये है कि 2 से 3 एंटीनेटल विजिट्स हर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अनिवार्य है। इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, स्लीप एंड रेस्ट मिलना चाहिए। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने पर भी ध्यान देना था। इसके अलावा रेफरल ट्रांसपोर्ट वगैरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में भी बताया गया कि MTP के बारे में भी बताया गया। इसके अलावा 24 आवर्स डिलीवरी सर्विसेज प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे होनी चाहिए, और प्रिवेंशन, मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, इस पर भी फोकस किया गया। और जो भी ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स थे उनकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी थी। इसके अलावा RCH कैंप्स वगैरह भी इसी का हिस्सा हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्थ इंटरवेंशन। चाइल्ड हेल्थ इंटरवेंशन के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसके अकॉर्डिंग जो स्केड्यूल में वैक्सीन्स हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे को वैक्सीन प्रोवाइड करना था। एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो बच्चों में कॉमन रहता है उसको कंट्रोल करना था। न्यूमोकॉकल वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना था। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर जिसमें एयरवे कैसे मेंटेन करना है, अबगार स्कोरिंग कैसे करनी है, कॉर्ड केयर कैसे होनी है, इम्यूनाइजेशन कैसे करना है, ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस बताना है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी और के बारे में बताना है कि जैसे जिसका एम ये था कि बच्चों में डायरिया को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज़ेस को भी कंट्रोल करना था। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और वीनिंग को भी बताना था। अब हम बात करते हैं RCH फेज़ सेकेंड की। RCH फेज़ सेकेंड 1 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था, जिसका मेन एम था टू रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। बेसिकली ये रूरल हेल्थ केयर को एम्फेसिस करने के लिए था।
इसमें भी एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर था, जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और स्किल्ड अटेंडेंस एट डिलीवरी पे फोकस करना था। इसके अलावा इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर में ऑपरेशनलाइजिंग फर्स्ट रेफरल यूनिट्स जो भी थी उनको मतलब कि जो भी रेफरल यूनिट्स हैं तो उनको ऑपरेशनलाइज करना था। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं तो उस पर भी डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। रेफरल सिस्टम को स्ट्रेटनिंग करनी थी। अब हम बात करते हैं नेशनल डायरियल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम भी WHO ने 1978 में लॉन्च किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि बच्चों की डेथ को कम करना है या कंट्रोल करना है जो डिहाइड्रेशन के कारण हो जाता था, और डिहाइड्रेशन का मेन कारण था डायरिया। इसका भी मेन गोल ये था कि जो 2000 AD तक 70% तक डायरिया को कम कर देना है। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी इसका गोल था। डायरिया कंट्रोल के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाई गई हैं, तो उसमें इम्प्रूव केस मैनेजमेंट था, जिसमें कि अर्ली यूज़ ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में बताना था अगर एक्यूट डायरिया की कंडीशन है। बहुत पहले ऐसा था कि जब छोटे बच्चों को मतलब कि जो ब्रेस्ट फीड बेबी होते थे उनको अगर डायरिया वगैरह होता था तो उनकी माँ उनको बच्चे को मिल्क प्रोवाइड करना, ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करना बंद कर देती थी, जबकि वो वैसा नहीं होना चाहिए था। और उससे ये होता है कि मतलब बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता था। तो इन सब के बारे में, केस मैनेजमेंट के बारे में बताना था। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करना था कि डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी है। इसके अलावा वीनिंग और पर्सनल और डोमेस्टिक हाइजीन के बारे में भी बताना था। मैटरनल न्यूट्रिशन के बारे में भी बताना था। ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना था। फूड हाइजीन को इम्प्रूव करना था। 1992 में डायरियल कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम का ही भाग बन गया, और 1997 में यह RCH प्रोग्राम का भाग बन गया। इसके डायरियल कंट्रोल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही रोटा वायरस वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, जिसका यह इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि बच्चों में डायरिया को प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि अंडर 5 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनमें डायरिया कॉमन होता है। तो इसमें 1 ml ओरल डोज प्रोवाइड की जाती है 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स में। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल प्रोग्राम की। इंडिया में न्यूट्रिशनल प्रोग्राम बहुत सारे हैं, जैसे है कि विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ICDS प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम। अब एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो भी 5 साल तक के बच्चे हैं तो उनको हर 6 महीने पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की खुराक देनी है। इसका मेन एम ये है कि बच्चों में विटामिन ए की कमी की वजह से होने वाले डिजीज़ कंडीशंस को बचाना है, मतलब कि आई की प्रॉब्लम होने से बचाना है। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1970 में की गई थी। अब हम बात करते हैं प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया। यह भी गवर्नमेंट के 4th 5 ईयर प्लान का हिस्सा था। इसी के अकॉर्डिंग प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया की शुरुआत की गई थी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट को पर फोकस करना था। और यह टैबलेट किसको प्रोवाइड करनी थी? जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स थी और यंग चिल्ड्रेन, जो भी 1 से 12 ईयर्स तक के बच्चे थे, उनको प्रोवाइड करना था, जिसका एम ये था कि बच्चों में और प्रेग्नेंट मदर में एनीमिया को होने से बचाना था। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से ग्वाइटर एंडेमिक एरियाज़ में सर्वे किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, और 1992 में इस प्रोग्राम का नाम नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया गया। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ की गई, जैसे कि इस सर्वे करना था, और सर्वे के बाद से आयोडाइज साल्ट का सप्लाई करना था, जो जहाँ पे ये मतलब कि कॉमन साल्ट की जगह पे आयोडाइज साल्ट का इस्तेमाल करने पे जोर देना था। लेबोरेटरी मॉनिटरिंग करनी थी आयोडाइज साल्ट की, और इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन और पब्लिसिटी भी करनी थी।
अब हम बात करते हैं स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम को 1970 में शुरू किया गया था, जिसका बेनिफिट बच्चों को, जो भी 6 साल से कम ईयर के बच्चे थे उनको मिलना था, और इसके अलावा प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स थी उनको मिलना था। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो सप्लीमेंट्री फूड्स हैं अबाउट 300 किलो कैलोरी और 10 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर चाइल्ड पर डे उनको प्रोवाइड करना है इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। जो मदर्स इसके अंतर्गत आती हैं तो उनकी डेली की जो रिक्वायरमेंट है वो 500 किलो कैलोरी और 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। इस प्रोग्राम का एम भी ये था कि न्यूट्रिशनल स्टेटस को जो भी टारगेटेड ग्रुप है, जैसे कि अंडर 6 इयर्स एज के जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट मदर्स जो थी, तो उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना था। अब हम बात करते हैं बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1970 में की गई, जिसका बेनिफिट जो भी 3 से 6 इयर्स के बच्चे थे जो मोस्टली रूरल एरिया में, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना था। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बच्चे को प्री प्राइमरी एजुकेशन भी प्रोवाइड करना था और इसके अलावा फूड सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करना था। फूड सप्लीमेंट में 300 किलो कैलोरी और 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर चाइल्ड पर डे देना ही देना है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की। इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 1975 में। इसके अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, विटामिन ए, विटामिन प्रोफाइलेक्सिस और आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड थे। इस प्रोग्राम का बेनिफिट जिनको मिलना था वो थे प्री स्कूल चिल्ड्रन थे, एडोलसेंस गर्ल्स थी और इसके अलावा प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स थी। अब हम बात करते हैं मिड डे मील प्रोग्राम की। मिड डे मील प्रोग्राम को ही हम स्कूल लंच प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोग्राम को 1961 में शुरू किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि बच्चों को अट्रैक्ट करना था कि वो स्कूल में एडमिशन लें, और इससे ये होता था कि उनकी लिटरेसी भी इम्प्रूव की जा सकती थी और इसके साथ ही साथ उनको लंच भी प्रोवाइड किया जा सके। मिड डे मील प्रिपरेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि इसके अकॉर्डिंग 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट और हाफ ऑफ प्रोटीन नीड्स के अकॉर्डिंग मील प्रोवाइड करनी है। मील का कॉस्ट जो है, मतलब कि जो भी फूड मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसका कॉस्ट भी लो होना चाहिए, ईजी टू प्रिपेयर होना चाहिए, मतलब कि ईज़िली हम उसको प्रिपेयर किया जा सके, और जो मेनू है वो डेली चेंज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 अप्रैल 2005 में लॉन्च किया। उस समय इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन 7 सालों के लिए था, जैसे 2005 से 2012 तक के लिए। इसके गोल्स ये थे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना था, और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जैसे कि वोमेंस हेल्थ है, चाइल्ड हेल्थ है, वाटर सैनिटेशन है, हाइजीन है, इम्यूनाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, तो इसका यूनिवर्सल असेस हो सके। और इसके अलावा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ भी इसी के गोल थे कि उनको भी कंट्रोल करना है। मोस्टली जो इंडेमिक डिजीज़ेज़ हैं और जो इंडेमिक डिजीज़ेज़ हैं, लोकली इंडेमिक डिजीज़ेज़ हैं, उनको भी। इसके अलावा जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर हैं उनको इंटीग्रेटेड करना था, पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग, जेंडर और डेमोग्राफिक बैलेंस भी करना था, और आयुष को भी मेन स्ट्रीम के तौर पे देखना था कि मतलब हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आयुष भी पार्ट बने। इसके लिए कुछ कंपोनेंट्स हैं कि मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग ही कि एक आशा जो है, एक आशा वर्कर जैसे कि एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होनी चाहिए 1000 की पॉपुलेशन पे। इसके अलावा इसके कंपोनेंट्स ही ये थे कि सब सेंटर्स जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग करी जाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी भी स्ट्रेंथनिंग करी जाए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को फर्स्ट रेफरल यूनिट की तरह से स्ट्रेंथनिंग करी जाए, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान अंडर NRHM हो, डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम की भी स्ट्रेंथनिंग की जाए। प्राइवेट सेक्टर्स जो भी हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स हैं, तो उनकी पार्टनरशिप रखी जाए। न्यू हेल्थ फाइनेंसिंग मैकेनिज़्म पे फोकस किया जाए। तो ओके, दीज ऑल आर द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। ओके, थैंक यू।